सुप्रभात और नमस्कार दोस्तों। तो आइए चलिए मेरे साथ इस सफर पे। फिलहाल अभी हम जिस सड़क मार्ग से गुजर रहे हैं ये पुराना सड़क है जो शेरगांव होते हुए कलकटंग तक जाती है। यह सड़क छोटी और पतली साथ ही घुमावदार है। अब एक नया हाईवे बनाया गया है जो रूपा वैली को बाईपास करती हुई शेरगांव, तेंजिंग गांव, कलकटंग होते हुए बालेमू निकलती है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश की एक और सीमावर्ती इलाका है। नई बनी हाईवे से अगर आप शेरगांव आएंगे तो शेरगांव पहुंचने से पहले एक बेहद ही खूबसूरत स्तूपा दिखने को मिलेगा। स्तूपा का बौद्ध धर्म में एक अलग ही महत्व है। इस स्तूपा के सामने अगर आप कुछ देर बैठ ले तो आपको एक अलग ही शांति महसूस होगी। वैसे तो शेरगांव मशहूर है सेब के बगीचों की वजह से, पर सेब के अलावा यहाँ अखरोट, कीवी, संतरे आदि का भी उत्पादन काफी भारी मात्रा में होता है। देश विदेशों में यहाँ से सेब, संतरे, अखरोट, कीवी निर्यात किए जाते हैं। शेरगांव में बहुत सारा जगह है, जैसे कामचोयाम करके है, वहाँ पे फिर एप्पल फार्म है और वहाँ पे ट्रॉट सेंटर है और भी बहुत सारे, जैसे वहाँ पे एक वो भी है जेंगबू गोनपा और छोस्क्रोंग वाटरफॉल है। यहाँ सब्जियों की भी खेती अच्छी मात्रा में होती है। बंद गोभी, फूल गोभी, फलिया, कद्दू और टमाटर की भी भारी मात्रा में खेती हो जाती है। रूपा वैली के साथ साथ शेरगांव, तेंजिंग गांव के इन इलाकों में सबसे ज्यादा टमाटर का उत्पादन होता है। विशेष बात तो यह है कि जब कहीं और टमाटर की खेती का सीजन समाप्त होता है, उसी सीजन में यहाँ उगता है। इसीलिए यहाँ के लोगों के लिए ये एक आमदनी का अच्छा जरिया बन गया है। यहाँ इन इलाकों में आपको कभी कोई गरीब लोग नहीं दिखेंगे। वैसे तो शेरगांव एप्पल फार्मिंग के लिए मशहूर है, पर ज्यादातर पर्यटक इसकी खूबसूरती और आसपास पे बने स्तूपा और इस गांव को देखने यहाँ आते हैं। यहाँ के गांव का हर एक शख्स अमीर और खेतीबाड़ी में सक्षम है। यहाँ के लोग एक पल भी अपना वक्त व्यर्थ नहीं गंवाते। यहाँ के स्थानीय लोगों को भी शेरदुकपेन ही कहा जाता है। शेरगांव में आजकल ट्राउट फिश का भी पालन किया जाता है, जिसकी कीमत हजारों में है। यह मछली पहाड़ों की ठंडी पानी में ही पाई जाती है, जिसका स्वाद अन्य मछलियों से कई गुना अधिक होती है। खास तौर से ये मछलियां कश्मीर में पाई जाती है। अब यहाँ के लोग भी इस मछली पालन में जुट गए हैं,
क्योंकि इनका पालन यहाँ के लोगों को जरूरत से ज्यादा मुनाफा कमा के देती है। इस मछली का एक विशेष गुण है इसमें पाए जाने वाली ओमेगा 3, जिसकी वजह से इसकी मांग आज के जमाने में काफी बढ़ गई है। सेरगांव में भी बहुत सारे अभी रिजोर्ट भी खुल गए हैं जहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे को आसाम सामने पड़ता है, तो बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे आके वीकेंड्स में आके 2-3 दिन का भी बैठ के फिर निकल जाते हैं। तो फिर उससे आगे आप जाएंगे तो फिर मोरसिंग है, मोरसिंग पे लागेला गोनपा है, तालुकजोंग है, फिर आप ऐसे करके बालीमू होके आप फिर आसाम निकल सकते हैं। शेरगांव से आगे जब आप कलक्टंग की ओर बढ़ेंगे एक बेहद ही खूबसूरत मॉनेस्ट्री नजर आएंगी। बिल्कुल सड़क के किनारे ही बना है ये मॉनेस्ट्री। एक बात तो माननी पड़ेगी, इनका आर्किटेक्चर डिजाइन जो तिब्बतियन बेस्ड है बेहद ही खूबसूरत लगता है देखने में। कलक्टंग पहुंचने से पहले आपको एक छोटा सा पर काफी प्यारा सा गांव नजर आएगा। इस गांव का नाम है टेंजिंग गांव। दोस्तों, ये है टेंजिंग गांव जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत इस गांव का इतिहास भी अनोखा है। सन 1952 में जब चीन ने तिब्बत में आक्रमण किया तो कई तिब्बतियन तिब्बत छोड़कर तावांग के रास्ते भारत आ गए थे। उन्हीं तिब्बतियन रिफ्यूजीज को पनाह देने के लिए भारत सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से को अस्थायी रूप से उन्हें दे दिया गया था। एक बात जरूर याद रखिएगा, उस वक्त अरुणाचल प्रदेश नेपा का हिस्सा था, जिसे 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। क्योंकि वे लोग भारत के मूल निवासी नहीं थे तो उन्हें सरकारी नौकरी आदि नहीं मिला करती थी। वे लोग खेती ही क्या करते थे। आज के दौर में ज्यादातर तिब्बतियन रूपा, बोमदिला, तावांग जैसे शहरों में जाकर कारोबार करके अपनी जीविका चला रहे हैं। मॉनेस्ट्री तो खैर इन इलाकों में हर जगह दिखने को मिलेंगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के इन इलाकों में ज्यादातर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। टेंजिंग गांव से कुछ ही दूर आगे एक और छोटा सा शहर है कालकटंग। पहाड़ों के बीच बसा ये शहर कई सारे छोटे छोटे गांव से घिरा हुआ है।
यहाँ की आबादी ज्यादातर खेती बाड़ी पे निर्भर है। यहाँ ज्यादातर मोम्पा जनजाति के लोग रहते हैं और बौद्ध धर्म ही यहाँ का मुख्य धर्म है। कलक्टन मार्केट कहने को उतनी बड़ी नहीं है, पर जरूरत का हर एक सामान मिल जाता है। खास तौर से यहाँ का लोकल मार्केट देखने लायक है। हर एक लोकल सब्जी, मांस, मछली यहाँ मिल जाएंगी। फिलहाल कलक्टन को बाईपास करके हम पहुंचे एंकलिंग। एंकलिंग को हम शहर तो नहीं कह सकते, पर ये एक बहुत ही उन्नत गांव है। यहाँ के लोग भी खेती किसानी में ही निर्भर है। संतरे की अच्छी खेती होती है यहाँ। हमारे खास करके जो टूरिज़्म है, जो गुवाहाटी से यहाँ आपको तवांग तो जो आपको यहाँ से थ्रू होता है। जैसे अभी आजकल आपको टूरिज़्म का माध्यम यहाँ में बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि पहले तो आपको नीचे से ये आपको गुवाहाटी होके आपको बालीपुंग रोड होके बहुत दूर पड़ता था। तो आजकल में जाके यहाँ अंकलिंग होके तो डायरेक्ट आप शेरगांव होके डायरेक्ट आपको ऊपर तवांग में आपको बहुत सुविधा मिलेगा, क्योंकि यहाँ में रोड बहुत अच्छा हो चुका है, हाईवे हो चुका है। यह इलाका भी हमारी सोच से काफी ज्यादा खूबसूरत है। पहाड़ों के ऊपर ही लोग अपने घरों को बनाते हैं, वहीं रहते हैं और खेती करते हैं। जो कि यहाँ से असम की सीमा नजदीक है, तो लोग यहाँ पे उत्पादित किए गए सब्जी, फल इत्यादि असम के जरिए बाहर भी निर्यात किया करते हैं। एप्पल कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है शेरगांव साइड में। तो आपको कीवी जैसे कल्टीवेशन अच्छा होता है, तो मिनिमम यहाँ से आपको उसके लिए मतलब यहाँ में टूरिज्म बहुत आते हैं। भूटान बॉर्डर भी यही कुछ ही किलोमीटर दूरी से शुरू हो जाती है, तो हम कह सकते हैं यही से इंटरनेशनल ट्रेड भी किया जाता है। नेशनल बॉर्डर बोलो या इंटरनेशनल बॉर्डर बोलो, जैसे भूटान और हमारे अरुणाचल का बॉर्डर भी यहाँ में करीबन यहाँ से आपको पहले तो रोड नहीं था, आजकल तो रोड होने का वजह से आपको यहाँ से शॉर्ट पड़ता है असम होके आपको ये भूटान जाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग पैदल भी आपको जा सकता है। तो यहाँ से मिनिमम आपको 15-20 किलोमीटर जैसे होगा उस तरफ जाने में। तो ऐसे करके यहाँ से होके टूरिज्म लोग असम बॉर्डर होके क्रॉस करते ही हमारा जो अंकलिंग अंदर में पहुँच के जो बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ये रास्ता हाईवे रोड से होके आपको तवांग तो आपको टूरिज्म प्लेस बहुत अच्छा है। तो रास्ता में आपको होम स्टे लोग भी बहुत मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी रूपा और आसपास के कुछ खास जगहों के बारे में जो हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा और आप तक पहुंचाया। आगे का सफर हम तय करेंगे वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर बोमदिला की ओर। जैसे कि आपको पता है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय है बोमदिला। रूपा से 26 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है। बोमदिला कई कारणों से एक प्रमुख स्थल है वेस्ट कामेंग जिले की। एक तो ये मुख्यालय है, तो हर एक सुविधा आपको यहाँ मिल जाएगी। दूसरी, ये भी एक पर्यटक स्थल है। यहाँ भी पर्यटकों के लिए देखने हेतु बहुत कुछ है।
दोस्तों, मेरे पीछे जो पहाड़ी में बसा वो खूबसूरत शहर आपको दिख रहा है, वही है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोमदिला। बोमदिला सागर तट की औसतन 7,923 फीट की ऊंचाई पर बसा ये शहर किसी घाटी पर नहीं बल्कि पहाड़ों पर ही बसाया गया है। पहाड़ों की ढलान पर बने घरों को देखकर हैरानी होती है। कितनी मुसीबतें आती होंगी ढलानों में इस तरह की घरों को बनाने में, पर देखने में बड़ा ही प्यारा लगता है। दोस्तों, अभी मैं आ पहुंचा हूं बोमदिला के इस लोकल मार्केट में। इस मार्केट को ज्यादातर यहां की महिलाएं चलाती है। यहां आपको हर एक किस्म की लोकल और ताजा तरीन सब्जियां, फल, राजमा, मक्के इत्यादि मिल जाएंगे। यहां की मशहूर छुरपी भी मिल जाएगी। यहां आपको कीवी, अखरोट, संतरे, सेब के अलावा लोकल मशरूम भी मिल जाएंगी। और यहाँ पर खाने पीने और रहने के लिए होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे सब कुछ मौजूद है। इस मार्केट में ना सब लोकल चीज मिलता है। ये है हमारा छुरकम बोलता है, इसको दूध से बनता है। ये खाने में बहुत टेस्ट होता है। और ये है संतरा, हमारे यहाँ में होता है सलारी में, वहीं से आता है। और ये है मकई का चिवड़ा बनाता है। इसको खाने से बदन में विटामिन होता है, गर्म भी होता है। और ये है जबरंग, हम लोग जबरंग या जबरंग येर भी बोलता है, लेकिन अब कोई टिमुर भी बोलता है इसको। और ये है हमारे यहाँ का लोकल वालनट। बोमदिला हमारे हेड क्वार्टर है, तो यहाँ पर भी देखने के लिए बहुत सारा चीज़ है। GRL मोनेस्ट्री, जैसे अपर गोनपा हो गया, लोअर गोनपा हो गया, आमा मार्केट, फिर क्राफ्ट सेंटर है, म्यूज़ियम है, ऐसे करके आप। और यहाँ पे बहुत सारे देखने के लिए टूरिस्ट को, मतलब लोकल मार्केट में भी कुछ कुछ अपना लोकल सामान लेने चाहने से वहाँ से ले सकते हैं। बोमदिला को छुए बगैर आप तावांग नहीं जा सकते। तावांग हो या दिरांग, बोमदिला होकर आपको गुजरना ही होगा। फालुकपुंग से बोमदिला की दूरी 112 किलोमीटर है और बोमदिला से तावांग 167। इसीलिए जो भी पर्यटक आते हैं बोमदिला में ही रुकना पसंद करते हैं।
और यही आपको पर्यटन विभाग का मुख्य कार्यालय भी मिल जाएगा, जहां से आपको पर्यटन स्थलों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही अगर कम पैसों में अच्छी सुविधाओं के साथ रात गुजारनी हो तो सरकारी गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे। तो फिर दोस्तों, आज के लिए हम आपसे यही विदा लेते हैं। अगले भाग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी बोमदिला के वादियों के बीच से। तब तक के लिए नमस्कार और ताशी दिलेक।